नमस्कार। आ, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे शो जो हमारे ब्लू पेंटर शरद भारद्वाज जी का है, उनका आज किस्सों का ये आज एक 7वां किस्सा है। और एक अच्छी जर्नी रही हमारी उनके साथ, जिसमें हम लोगों ने उनसे बात की, हमारे इंटर्न्स ने उनसे बात की। तो खूबसूरत सफ़र रहा। 2-4 मिनट हैं हमारे पास, क्योंकि हमेशा बेटर रहता है कि हम जब भी कोई सेशन करें तो उससे 2-4 मिनट पहले आ जाएं, ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच अगर है हमारे पास या सिग्नल्स का कोई इशू है तो हम उसको वर्कआउट कर सकें। तो जितना आजकल हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ते जा रहे हैं, उतना आर्टिस्ट कम्युनिटी एक साथ होती जा रही है। जो सीमाएं थीं जो हमें दूर दूर करती थीं, जो परिवेश थे जो हमारे साथ नहीं थे, तो वो सब जो है वो दायरे हमारे कम होते जा रहे हैं। हम साथ में आ गए हैं और इट्स अमेजिंग। तो मैं शरद जी को अपने साथ जोड़ता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे भी सीखनी पड़ेंगी। तो मैं शरद जी को मैंने ऐड किया है और अब आशा शरद जी हेलो। जुड़ गए। कैसे शरद हाँ जी जी आप? सर, बस बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आज हाँ थोड़ा जी। सा थोड़ा सा आप नीचे करिए अपने को, कैमरा आ, थोड़ा सा, कैमरा ओके। और कैमरा नीचे करिए थोड़ा सा। ठीक है। नहीं, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा बहुत अच्छे से। ठीक आप कैमरा नीचे करिए शरद है। जी थोड़ा। शरद जी आपका कैमरा नहीं ठीक है, थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ, अब बेटर है। यहीं पे इस पोजीशन पे रखिए ओ, आप इसको। ओके। हाँ, ये हाँ जी। पोजीशन आपकी ठीक है। हाँ तो जी, बोलिए। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक बार। और इस जर्नी में अ, बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने भी देखे, और वो उतार चढ़ाव जो है वो इस तरह के नहीं है कि कहीं हमें ये सोचना पड़े कि हमारे साथ क्या गलत हुआ या क्या हमने खोया या क्या हमने पाया। बात उसकी नहीं है। जो उतार चढ़ाव की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे समीकरण इस परिवेश में, कला के परिवेश में बहुत अलग तरीके से बदले हैं। तो आज इन किस्सों में मैं आपकी और हमारी बातें मैं कम करूँगा, आपके बारे में मैं कम बिल्कुल। पूछूंगा और अपने बारे बिल्कुल। में कम बताऊंगा। लेकिन आ, हम एक कला को आप कैसे परिपूर्ण करते हैं, कला को आप कैसे देखते हैं, और किस तरह के हमारे आज के संदर्भ में जो बदलाव हुए हैं, और हम्म। आपकी सोच, आपकी अभिव्यक्ति को किस, उन सब विषयों को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, ताकि जो ब- हमारे व्यूवर्स हैं या जो हमें देखने वाले हैं वो इस चीज़ को भी हम्म। एक तरह से समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हम अब इस जगह पे इस तरीके से पहुंच चुके हैं कि जैसे मैं भी आपको ज्वाइन करने से पहले ही मैंने सबको मैं बात कर रहा था उनसे कि समीकरण बदल चुके हैं हमारे। कला के समीकरण हम्म। इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में बहुत बदल गए हैं। कला को बिल्कुल। जानने का, देखने का नजरिया है वो थोड़ा चेंज हो गया है। और हम्म। तो हम आज उन सब विषयों पे ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं आपसे जो पहला मेरी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बीइंग एन हम्म। आर्टिस्ट मेरी अपनी कुछ हाँ जी। सेंसिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मुझे बताती हैं कि मुझे इस चीज़ को ऐसे देखना है, या मैं उन चीज़ों को वैसे देख पाता हूँ। बिकॉज बीइंग ए गैलरिस्ट और बीइंग बिल्कुल। एन आर्टिस्ट, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब ये चीज़ें, दोनों चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और लोगों को जानने में, लोगों के काम को जानने का मुझे बड़ा, क्योंकि गैलरिस्ट होने की वजह से बहुत लोगों के काम मेरे पास आते हैं और मैं उनको बड़े पास से देख पाता हूँ।
और मैं उन लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ कि किस संदर्भ में इन्होंने, किस परिवेश में, क्या सोच रखते हुए इन काम किया होगा और कैसे उस मुकाम तक लेकर आए हैं। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सीधा सा एक सवाल है कि कला के बदलते मूल्य, जो उनकी वैल्यूज़ हैं और जो उनका स्वरूप है, जो उनका स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है और जो कलाकार का स्वरूप उससे निखरा है या उसमें बदला है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बदलाव तो काफ़ी आए हैं। अभी इन दिनों जो कि लॉकडाउन का, कोरोना का जो ये इस साल जो रहा है, एक जैसा कि पहले भी सेशंस में हमारी बात हुई, एक वेब आर्ट एरा करके एक थोड़ा नया आयाम इन दिनों आया है। और एक पॉजिटिव बदलाव जहाँ भी मैंने, जितना भी अभी तक मैंने पता किया या जितनी भी मैंने बातें सुनी हैं, सभी का ये ज़रूर मानना है कि कलाकार की ज़िंदगी में थोड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर थोड़े लोग डिप्रेस हैं, बट फॉर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सभी कलाकारों का यही कहना है कि ये बहुत ही गुड टाइम है, जहाँ पर कि जो कई बार बहुत सारे ऐसे छोटे या बहुत सारे ऐसे कलाकार भी थे जो कॉमर्शियल कामों के साथ साथ अपना काम करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, लेकिन वो काम कर नहीं पा रहे थे या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे या अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो ये इस जो ये टाइम आया है, इसमें वो लोग उस काम पे भी फोकस कर पाए हैं और उनको एक वापस कॉन्फिडेंस उनको अपने कामों पे वापस विश्वास हुआ है कि वो बेटर कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस और वो जो बेटर वर्क्स हुए हैं वो वापस इंडियन आर्ट और पूरे आर्ट वर्ल्ड के लिए काम आएंगे। और ये इन फ्यूचर भी क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी जो ये लॉकडाउन के अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं, सभी लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव काम काफ़ी कर लिए हैं। तो आने वाले जो टाइम में जो इंटरनेशनल शोज़ और जो आर्ट प्लेटफॉर्म्स पे जो आर्ट वर्क्स आने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती आने वाले हैं और पहले से भी ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं। तो एज ए आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा समय रहा है, बट थोड़ा सा कभी कभी होता है कि एक समय में कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का बात करें मार्केटिंग की, तो माइट भी हो सकता है कि कुछ महीने कुछ ऑफिशियली कुछ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अभी मार्केट में नहीं दिख पा रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं या शोज नहीं है, बट कुछ समय बाद में वो सब लोगों के सामने नजर आएंगे। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और मुझे लगता है कि लोगों को जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। दूसरी बात, हम आर्ट एरा के अंदर जितना भी ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी आर्टिस्ट नहीं दिख पा रहे थे, कि बहुत सारे कारण होते, देखिए समाज में हम बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि हर आर्ट कई बार नहीं दिख पाता है, वो भी इन दिनों ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के सामने आए हैं और बाकायदा एक अच्छे नजरिए के से लोग उन्हें पहचान पाए। तो मुझे लगता है ये सारा एक पॉजिटिव माहौल है और इन फ्यूचर हमें इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स नज़र आने वाले हैं और काफ़ी डेडिकेटेड नए आर्टिस्टों से भी हम मिलने वाले हैं। आपके इस कॉन्वर्सेशन से दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल निकले हैं, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमने मान लिया कि इस समय जो वेब आर्ट या जो आप एक डेफिनेशन दे रहे हैं और जो एक रेवोल्यूशन आया जिसमें बहुत लोग जो हैं जो सामने नहीं आते थे, आपने बोला कि वो सामने आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या जब ये समय हमारा ठीक हो जाएगा, हाँ जी, जब ये समय ठीक हो जाएगा, अभी क्या है कि बिल्कुल आप रूबरू नहीं है, आप सामने किसी के बिल्कुल नहीं बैठे हैं, बिकॉज आप कैमरे से बात कर रहे हैं, एक नया मीडियम है, आप किसी भी जगह पे बैठे हैं और आप अपनी बात को कहने के लिए सक्षम है वहां पे। लेकिन जब लाइव आप कहीं बिल्कुल पे आते हैं तो वो लाइव आना एक अलग डायमेंशन है। तो बिल्कुल आपको क्या लगता है कि जब कलाकार इस तरीके से, चलो उनको अभी एक्सपोजर मिल गया, और जब ये समय बिल्कुल ठीक होगा या जब हम कहेंगे कि हम वाकई से उस दुनिया में आ जाएंगे जो एक नॉर्मल जिस तरीके से हम रहते थे, बिल्कुल
बिल्कुल तो आपको लगता है कि ये कलाकार उस समय फिर से अपने आप को पीछे पाएंगे, अपने आप को क्या वो अपने अपने देखिए स्वरूप जो को चेंज कर पाएंगे? क्या बिल्कुल आपको ये लगता है? देखिए क्योंकि मुझे एक बेसिक नेचर होती है, जो बेसिक हाँ नेचर को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो बिल्कुल कलाकार वैसे ही बिल्कुल शर्मीला होता है। उसके बाद आप चलो बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड पे आप एक्टिव हो गए, क्योंकि आपने एक बटन दबा के अपने काम को क्लिक कर दिया, पोस्ट कर दिया, और लोगों ने अपने बिल्कुल कमेंट दिए, आपने उसके ऊपर लिख दिया, आपकी सोच उनकी सोच से मिल गई, आपने उनको अपनी बिल्कुल बात कह दी। आप अपनी बात के ऊपर क्या उनके लाइव रिएक्शन है वो आपको नहीं पता। तो आपको क्या देखिए लगता है कि वो जो कलाकार है, क्या फिर से अपने आप को वहां पे पाएंगे या अपने आप को पीछे? देखिए थोड़ा सा टफ टास्क तो उनके लिए भी होगा। और जो वर्चुअल आप जैसा बता रहे हैं कि एक बटन दबाया और इन दिनों लोगों के सामने आए, थोड़ा सा टफ इनके लिए भी होगा, क्योंकि दो तरह का पानी जब एक साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंश उधर का भी होता है, थोड़ा अंश इधर का भी होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि डिफिकल्टीज उनको भी आएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो भी हैं, मतलब जो भी एक्स वाई जेड जो भी आर्ट वर्ल्ड के लोग हैं जो कि काफी पहले से पॉपुलर हैं या वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, तो क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो कि उनको खुद को भी लगा है कि खाली फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े शोज में अपना नाम दिखाने से कुछ नहीं होता है, कि आपको रियल वर्ल्ड में अपने इर्द गिर्द भी एक आर्ट प्लेटफॉर्म्स में एक्टिव होना रहना चाहिए। तो वो सब चीजें उनको खुद को भी इस लॉकडाउन में काफी रियलाइज हुई है। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स देखने को इन दिनों मिल रहे हैं कि जो बहुत सारे बाहर की बातें करते हैं हमेशा, जो बहुत सारे पॉपुलर आर्टिस्ट होते हैं जो कि हमेशा हमेशा फिर हमेशा बाहर की फॉरेन की बातें करते हैं। उनको लगता है कि शायद इंडियन मार्केट ही हमेशा डाउन है या सब कुछ है। बट जितने भी न्यू कमर्स और जितने भी वर्चुअल दुनिया से जो कि इंडियन मार्केट पे सरवाइव कर रहे थे या इंडियन आर्ट बायर्स पे सरवाइव कर रहे थे, वो लोग जो इन दिनों नजर आए हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो फॉरेन से भी ज्यादा इंडिया में बन चुका है, तो उनमें से मैं भी एक ही हूँ। तो जैसा कि वो लोग जो नजर अब आएंगे, तो एक कहीं ना कहीं उनको कहने के लिए, उनको कई चीजें बताने के लिए उनके लिए भी टफ टास्क होगा। और थोड़ा सा, क्योंकि इजी गोइंग थोड़ा सा जो वर्चुअल दुनिया से फायदा उठा चुके हैं, जिनके वेबिनार्स हो चुके हैं, सेमिनार्स हो चुके हैं, जो भी आप ये हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इजी गोइंग इनके लिए भी होगा, क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन और जितने भी न्यू कमर्स आर्ट फील्ड के आएंगे, आप कहीं भी किसी भी क्लास में चाहे 80 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 70-80 बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और आप पहले किसी टाइम पे आप ये कह भी पाते थे कि मैं आई एम ए बिग वेरी बिग फेम आर्टिस्ट, तो कहीं ना कहीं अब उनमें से कुछ बच्चे ये भी खोजेंगे कि सर इफ यू आर ए वेरी बिग फेम आर्टिस्ट, सर ये भी देखिए, ये भी आर्ट प्लेटफॉर्म में ही इन दिनों हमने नया देखा था, इन 4-5 मंथ में हमने इन आर्टिस्ट के बारे में भी जाना था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में शायद पहले से भी दुनिया जानती थी, बट इस लॉकडाउन के पीरियड में लोग बाग उनके बारे में और ज्यादा जान पाई। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक अच्छा टास्क भी रहेगा, टफ भी रहेगा। इस लॉकडाउन में जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनके लिए इजी गोइंग रहेगा। और जो पहले से किसी भी कारणों से या कई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कैंप्स और अवार्ड्स और ये जितनी सारी सेरेमनीज होती है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि सर ने कि वहां पर सिर्फ एक मिले जुले लोग पहुंच पाते हैं। तो जिन लोगों ने मेहनत की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा अब आने वाले टाइम में उनको जरूर मिलेगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर गया कि मान लिया इस टाइम पे उन्होंने इस चीज का फायदा उठा लिया, हाँ मान जी। लिया आपकी बात। मेरा सवाल हाँ ये था कि ये देखना था, जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना था, दुनिया को जानना था, ठीक है। मेरा जो पॉइंट है वो ये है हाँ कि जब ये दोबारा से गेम होगी, दोबारा से एक्शन होगी, दोबारा मिलेंगे जुलेंगे, तब क्या इतने ही कंफर्ट लेवल से ये आर्टिस्ट अपने आप को पोर्ट्रे कर पाएंगे? होगा क्योंकि होगा बेसिक नेचर बिल्कुल होती है जो बिल्कुल चेंज होगा। नहीं होती। बिल्कुल ओके। बिल्कुल नहीं, मेरी इसी मेरा ऐसा मानना, हाँ, जी जी कहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल कंफर्टली होगा। और इवन जिन भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था उनको भी इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी लोग पहले भी हार्ड वर्क कर रहे थे और अभी भी कर रहे थे,
और तो काम तो अच्छे से होगा, काम में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, और बल्कि मुझे लगता है कि बेटर कंडीशन पे होगा और अच्छे लेवल पे मार्केट में और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशंस और काम में बदलाव आएंगे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मतलब काम तो होगा बिल्कुल। हाँ ओके। जी। आप, मतलब ये एक पर्सनल सवाल है, आप आंसर देना हाँ। चाहे तो दीजिए, नहीं देना चाहे तो ये हाँ आपकी जी। मर्जी है। आपने अपने, हमारे पहले वाले, हमारी कॉन्वर्सेशन में आज में ही, उसमें आपने हाँ जी। मार्केटिंग का एक वर्ड यूज किया था। तो हाँ जी। हम सबको मालूम है कि एक आर्टिस्ट के लिए, फ्रीलांस आर्टिस्ट के लिए मार्केटिंग करना हाँ बहुत जी। ज़रूरी है। अपने आप को बिल्कुल। मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसी के दो सवाल हैं। पहली बात तो आप मार्केटिंग, आर्ट मार्केटिंग को क्या समझते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं। लाइक आपकी जो बिल्कुल। सेलेबिलिटी है, या आप जो अपनी नेटवर्किंग करते हैं, या आपकी उस नेटवर्किंग से जो आपकी बिल्कुल। नेटवर्थ बढ़ती है, वो उसको किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ये भी एक आर्ट दे- है अपने आप में। जी बिल्कुल। देखिए, जी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट तो आपने क्या पॉइंट पूछा आपने, एक बार वापस आप कि बोलिए। आपके लिए मार्केटिंग का क्या मायने है। हाँ, देखिए, मार्केटिंग का मेरा एक ऐसा मानना है कि आप पर्टिकुलर एक शो कर रहे हैं, आप सपोज आप सोलो शो कर रहे हैं या कोई भी शो कर रहे हैं, आप अगर उस महीने उसी 10 दिन अगर एक्टिव होते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गुड मार्केटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा, अगर आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, मेरा अपना खुद का एक तरीका ये रहता है कि मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि चाहे छोटे अपडेट्स हों चाहे बड़े अपडेट्स हों, बट मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक हमेशा मैं बना रहूँ। मतलब लोगों को मैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि लोग मेरे को भूल जाएं, या एक, चाहे मैंने छोटा सा एक नेल आर्ट ही किया है, बट वो लोगों की नज़र में रहे कि हाँ, शरद शरद ने कुछ किया है और वो लोगों की नज़र में है। सबसे पहली बात ये होती है, उससे लोगों को लगता, एक विश्वास रहता है हमेशा कि आप रेगुलर आर्ट वर्क करते हैं, आप अपना काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा यही मानना है, और इसके डिफरेंट डायमेंशंस जो भी हैं, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वटेवर आप, यूट्यूब से इंटरव्यूज, वटेवर जो भी आप इन सब चीज़ों को मिला के इसमें लाना चाहते हैं वो लाएं। कहने का मतलब, एक तो आप बने रहें, जिन लोगों ने भी आपके काम खरीदे हैं उनको भी फेथ बना रहे, वो भी किसी को एक बता सकें कि हाँ, आप इस पे बिलीव कर सकते हैं, ही इज़ वेरी गुड हार्ड वर्कर एंड ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट। दूसरी बात ये होती है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार वापस बताइए। आप हाँ कैसे जी। अपनी सेल्स मैनेज करते हैं, कैसे आप ओके। अप्रोच करते हैं, हाँ, क्या देखिए, क्या। सेल्स सेल्स मैनेज करने का दोनों तरीका होता है। या तो आप अपने आर्टवर्क्स को इजी गोइंगली, आप इंटीरियर डिजाइनर्स या इन चीज़ों से जितने भी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आप उठाना चाहते हैं, आप उस तरीके से उठाएं। या फिर आप कई बार आपको थोड़ा सा डेडिकेट होके कुछ जो भी आपने आपका पोर्टफोलियो बनाया है या जो भी अपनी चीज़ें रखी है, उसको एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म्स तक पहुंचाना पड़ता है। यानी जैसे आज मेरे आर्ट वर्क्स की होता है, मैं बेच पाता हूँ, बट ये है कि जो भी मैं बेच पाता हूँ, वो मेरा अपना एक तरीका रहता है कि मैं एक, और कई बार इन चीज़ों में फंसावट होती है कि डिस्काउंट्स देना या जो भी है, तो मेरी पेंटिंग्स की जो भी रेट रहती है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से रहती है। मैंने हमेशा, और ये स्क्वायर फीट रेट्स भी मुझे पहले से कुछ नहीं पती थी, बट जो इंटेलिजेंट आर्ट पर्सनालिटीज़ हैं, जो कि बड़े अच्छे नाम हैं इंडियन आर्ट बाजार के, मैं जब उन लोगों से, इसके लिए आपको समझना पड़ता है। देखिए, कोई भी आर्ट बाजार में जब आप एंटर कर रहे हैं, तो आप आर्टिस्ट हैं, आपको आपकी आर्ट की रियल वैल्यू कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो जो आपकी, मैंने खुद ने भी जो बड़े बड़े लक्ष्मा गोड और ये जितने भी सीनियर पर्सनालिटीज दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जो हैं, इन लोगों के साथ में जब भी मैं उठा बैठा या कैंप्स में रहा या आर्ट फेस्टिवल्स में रहा, तो इन लोगों से सीखी मैंने। देन आफ्टर धीरे 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 मैं अब इस प्लेटफॉर्म में घुसा हूँ। तो एक मेरी पर्टिकुलर एक स्क्वायर फीट की रनिंग रेट है, चाहे आप छोटा आर्ट वर्क लें चाहे बड़ा लें, मैं उसको उसी तरीके से हैंडल करता हूँ। और जो भी मेरे पास रिगार्डिंग डिस्काउंट्स और ये इस तरह की zigzag चीज़ें आती है, तो मैं उसमें भी उसी को कन्वर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि 1.5 लाख का आर्ट वर्क है तो आप मार्केट को देखते हुए आप कभी 20,000 का बोल रहे हैं, कभी 10,000 का बोल रहे हैं, तो ये अपने आप को ढीलापन ना रखें, तभी एक परफेक्ट मार्केट मैनेज हो पाता है।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत ज्यादा आप ढीलापन रखेंगे तो आप खुद भी असमंजस में रहेंगे, और कोई भी आपका आर्ट बायर अगर आपके ऊपर कुछ सोच भी रहा है कि इसको फ्यूचरिस्टिक आर्टिस्ट के तौर पे देखा जाए, तो उसको भी बड़ी परेशानी होगी और दिक्कतें होती है, आपका फ्यूचर एक थोड़ा सा रुकता है उससे। हाँ जी। राइट। सो इन नटशेल आपने बहुत अच्छी टिप दी है, और आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है कि आपको जो भी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, या आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पे अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को इन ट्यून और इन टच रखिए, ताकि आपका काम एक ही पे मैक्सिमम बेस ना रहे, लोगों तक मतलब पहुंचे। हाँ देखिए, एक वन मोर चीज मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा, और किसी को एक ही पर्टिकुलर पर्सन को इरिटेट ना करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप सपोज किसी गैलरी से, या जैसे मैं आज आपसे जुड़ गया हूं तो मैं सिर्फ आपको रोज इरिटेट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? मतलब आप खुद भी अपना एक हार्ड वर्क रखें। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि नीरज मित्रा जी अगर नील शो के थ्रू पूरे वर्ल्ड को शरद का नाम बता रहे हैं, वो पहचान दिला रहे हैं, तो शरद खुद भी अपने आप में इतना हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि वो दूसरे भी कोई अगर शरद को देखें तो उनको ये महसूस हो कि नीरज मित्रा जी चूज्ड वेरी राइट पर्सन। मतलब तो वो एक अच्छी बात बनती है। अगर आपने सिर्फ एक ही के ऊपर पूरा मतलब भार डाल दिया, मीन्स लाइक सारा मैंने अब ये सोच लिया है कि सिर्फ मेरे लिए सिर्फ नीरज जी ही मेहनत करें, तो वो थोड़ा सा कभी कभी गलत होता है। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे भार न डालें, आप खुद की भी मेहनत उसमें प्लस कर दें। मतलब मेरा जो ऐसा मानना है, तो वो मार्केटिंग में ही जाती है। गिव एंड टेक एक तरीके से, कि आप हाँ, उसी का थोड़ा सा रूपांश है। दैट वे वी हाँ कैन से, तो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए, और जिसके साथ आप जुड़ते हैं ऑनेस्टी से उसको आप अपना पूरा समर्थन दीजिए, ताकि बिल्कुल आपकी सक्सेस और जो आपके साथ जुड़े हैं उन सब की सक्सेस आपको फ्रूटफुल हो, वो आगे तक आपको लेके जाए। बिल्कुल। आपका काम जब मैं देखता हूँ तो उस काम में मुझे एक तो मुझे बहुत मजा आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छा लगता है थैंक यू। काम। और दूसरा, जब मैं आपके काम को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, और वो हाँ क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि क्या आप अपने काम को पहले कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, क्योंकि आपके काम में भी वेरिएशन मुझे दिखती है, कहीं पे आप उसको हम्म एक एक एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी एक कहीं ना कहीं पे एक सटायर भी कहीं दिखता है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप उसमें एक पोर्ट्रेचर की भी एक हल्की सी झलक आती है, कहीं पे वो हम्म मुझे थोड़ा सा डार्क भी दिखता है, और कहीं वो एक मुझे बहुत फ्री फ्लो लगता है, और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक भावों में बहते चले गए हैं, आपका एक भाव जो है वो आपने अपने आप को बिल्कुल कहते हैं कि छोड़ दिया, अपने आप को खुला छोड़ दिया, और आप उसके अंदर रंगों में सारोबार उस कैनवस पे उसके ऊपर मटेरियल के साथ जो है आप चलते चले गए। तो बिल्कुल। मुझे आपके काम में ये विरोधाभास समझ लीजिए इसको, या ये समझ लीजिए कि एक तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है, या टेक्निक्स का फर्क है, वो कुछ तो ऐसा है जो आपके काम को आपके काम से ही अलग करता है। आप बिल्कुल। समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं हम्म ये जानना चाह रहा था कि जब आप काम करते हैं, तो जब कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं आप, तो क्या आप उसको प्रॉपरली पहले कोई उसका एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, या कुछ कहीं ड्राइंग करते हैं, या कहीं उसका एक छोटा एक प्रारूप या स्वरूप उसका कहीं निकालते हैं, या आप सीधा काम करते हैं और काम करते करते उसमें आप चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं, या उसको उसमें खो जाते हैं? आपका क्या प्रोसेस रहता है? बिकॉज ये हर आर्टिस्ट जो है अपने मटेरियल को और अपने काम को जानता है और उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करता है। इसमें आपका किस तरीके से, आपका क्या एक प्रोसेस रहता है? आई एम वेरी क्यूरियस देखिए अबाउट दैट। बिल्कुल। देखिए एक हमेशा एक उम्र का एक लड़कपन जो होता है, अभी मैं जैसा कि बहुत ओल्ड एज पर्सन नहीं हूँ, तो माइट बी वो एक जो स्थिरता होती है कि हाँ सभी काम एक जैसे समान दिख रहे हैं, वो स्थिरता जो वो एक बेस लाइन होती है, वो अभी मेरे काम में नहीं दिखेगी। और वो चीज मैं भी मानता हूँ। और मैं अभी इन दिन मतलब जो भी मेरा एक अपना नेचर है, मैं हमेशा कई चीजों से प्रभावित भी हो जाता हूँ।
तो और उन चीज़ों में अपने आप को खोजने की भी कोशिश करता हूँ। तो कई ऐसे इसीलिए बहुत सारे टाइटल्स, और जो आपने बताया कि कई बार पोर्ट्रेट्स फिगर्स भी आप देख पाते हैं उसमें, तो वो चीज़ें भी आती है। तो मैं प्रभावित होता हूँ बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ों से, चाहे वो जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों से मैं प्रभावित रहा हूँ, कृष्णा से रहा हूँ, वीर दुर्गादास से रहा हूँ, महाराणा प्रताप से रहा हूँ। तो मैंने इनके ऊपर भी ब्लूज़ के अंदर ही कुछ काम किए हैं, और इसके अलावा गणेशा से रहा हूँ, और ये दुर्गा से रहा हूँ। तो मैंने इन पे भी ब्लूज़ में बहुत सारे काम किए। और इन दिनों अभी लॉकडाउन में जो ये एक धारावाहिक आ रहा था रामायण, जो कि बहुत फेमस हो रहा था। तो बहुत टाइम से बहुत टाइम से, मतलब लास्ट 3-4 मंथ्स से मैं हनुमान से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। तो मतलब एक हनुमान की छवि मेरे, जबकि मैंने अभी तक हनुमान की पेंटिंग स्टार्ट भी नहीं करी है, बट आने वाले टाइम में अब मैं, आप देखिए मेरे दिमाग में पूरा एक डायग्राम फिक्स हो चुका है कि मुझे 2-3 आर्ट वर्क एक हनुमान के ऊपर करने हैं, बट इन ब्लूज में करना है। तो वो चीज भी मेरे दिमाग में चल रही है अभी करंट नाउ, है ना। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है जो कि ब्लूज के अंदर होती है, और मैं उन चीज़ों से अगर क्या मैं जैसे, प्रभावित होता हूँ। सॉरी मैं हाँ जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि जैसे आपको अभी आपने बोला कि मुझे ये विचार आते हैं और आप किसी चीज से हाँ। इन्फ्लुएंस होते हैं, तो एक छोटा सा ये कि क्या आप उनकी डॉक्यूमेंट करते हैं क्या उनको किसी तरीके से? जैसे नहीं, क्योंकि मैं एक पेंटिंग। हमारी एक हमारी आदत होती है कि हमारा एक विचार आया, वो विचार निकल जाता है, वो उस क्षण पे आया, हाँ, उस क्षण से निकल गया। तो आप नहीं कैसे मैं उनको रोकते हैं? कैसे उनको, कहीं आप मैं डॉक्यूमेंट करते हैं, कहीं मैं डायरी में लिखते हैं, कुछ करते हैं आप उसका? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ज़रूर है कि अगर मेरे अंदर कोई विचार आता है तो वो जब तक सजीव रहता है, जब तक मैं रंगों और एक कैनवास उसको इसके नाम का साइड में कर देता हूँ कि मैं एक परफेक्टली, मतलब अगर कोई मेरे मन में विचार आया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटे से स्केचेस मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और ना ही मैं कुछ उसको लिखता हूँ। हाँ, ये है कि कुछ पॉइंट्स ज़रूर, 1-2 पॉइंट्स कभी-कभार मैं लिख देता हूँ कि हाँ, मुझे ये ऐसा विचार आया है और इस तरह का वर्क करना है, और ये करना है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स भले ही मैं लिख देता हूँ, बट एक कैनवास ज़रूर मैं उस नाम का साइड में कर देता हूँ। और फिर जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे-जैसे वो विचार पूरा परिपक्व होता है और मेरे आइडियाज़ पूरे फ्लो होते हैं कि अब मुझे जब हनुमान बनाना है तो कैसा बनाना है, क्या बनाना है, तो एक जैसे-जैसे परफेक्टली आइडियाज़ मेरे डेवलप होते हैं, तो मैं उसको कैनवास के और पेंटिंग के रूप में लोगों के सामने लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये ज़रूर रहता है, बट प्री प्लान्ड बिल्कुल नहीं रहता हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं एक छवि के अंदर बंद किए खुद से बोर हो जाऊँ, कि मैं जो कर रहा हूँ वो, मतलब ठीक है, व्हाटएवर दुनिया को बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं खुद से ही अपने आप से बोर होने लग गया हूँ, तो मैं इस चीज़ से हमेशा बचता हूँ। तो तो मेरी जैसे आप अपना हाँ जी, अपना काम करते हैं, तो इसमें देखिए आपकी पेंटिंग आपके सामने है, अगर आप कलाकार हैं, सामने आप हैं, और मैंने आपसे पूछा कि हाँ जी, शरद आपने क्या बनाया, आप मुझे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो हाँ एक जी। टाइटल हम हमेशा हम अपने काम को देते हैं, किसी भी एक हुँ, आर्ट वर्क जो करते हैं हम उसको एक टाइटल देते हैं, उसके पीछे एक कहानी हाँ जी, होती है, राइट? हाँ जी, तो हाँ, आप जो टाइटल है उसमें क्या अपनी हाँ। वाइफ की हेल्प लेते हैं, आप खुद उसको लिखते हैं, या आप उसको हाँ, अनटाइटल छोड़ते हैं? आप किस तरीके से उसका टाइटल या उसकी स्टोरी को देखिए, आप नरेट करते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ का प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल सेपरेट पार्ट में रखते हैं। और मेरा जो स्टूडियो है, मैं उसमें ट्रूली अकेला ही वर्क करता हूं। वो भी कभी कभी कुछ आर्ट फॉर्म्स या कुछ करना चाहते हैं, या उनका खुद का जो करना चाहते हैं, मैं उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और टाइटल्स की मैं काफी सालों पहले जो भी मेरी पेंटिंग्स करता था, उन सबको मैं अनटाइटल्ड रखता था, मतलब। और जो कि मेरा एक स्टूडेंट, ललित कला का स्टूडेंट आर्ट वर्क रहा है, वो भी अनटाइटल्ड रहा है उस समय। तो मैं टाइटल्ड बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे फॉर्म्स समझ में आने लगी और मुझे मेरी चीजें समझ में आने लगी, तो जब मुझे मुझे ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कहाँ से टाइटल देना स्टार्ट किया, बट मुझे इतना याद है कि जहाँ से मुझे मेरी चीजें समझ में आने लगी, वहां से मैंने मेरी पेंटिंग्स को कुछ टाइटल्स देना चालू किया है। वाह! और अभी भी मुझे कभी कभी कुछ आर्ट फॉर्म्स ऐसी मेरी होती है, तो मुझे, मैं उनको अभी भी कभी कभार एक दो टाइटल छोड़ ही देता हूँ स्टाइल में। बट ये कि जहां तक होती है एक परफेक्ट डायग्राम के अंदर इर्द गिर्द में अगर कोई आर्ट वर्क करता हूँ, तो उसको टाइटल हमेशा देता हूँ, मतलब।
और उसके लिए मैं किसी से मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई पुरानी बुक रिफर्स करता हूँ या मैं ये देख पा मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के शब्द यूज करता हूँ कि नहीं इतना डिफरेंट डिक्शनरी में से चूज करूँ कि लोग इम्प्रेस होंगे। मैं बड़ी सादगी से जो भी मेरे को लगता है मैं मेरा टाइटल सजेस्ट कर देता हूँ और उसी से मैं आगे जहां भी भेजना होता है उस पेंटिंग को उसी नाम से भेज देता हूँ। वेरी हाँ नाइस। जी। इसी से एक मतलब देखिए, हम सबको मालूम है कि सारी पेंटिंग्स तो बिकती नहीं है। अगर आपने हाँ जी। एक शो के लिए 50 बनाई हाँ है तो चलिए आपकी 15 बिक गई, 20 बिक गई, तो कुछ पेंटिंग्स आपके पास, कुछ काम आपके पास रह जाते हैं, है ना? हाँ जी। तो हाँ कभी आपको जैसे मैं भी करता हूँ, मैं अपनी कलेक्शन जब देखता हूँ तो जो पिछला 1 साल या 2 साल पहले वाले काम या कुछ और काम, कोई भी जो एक कैनवस सामने आता है, आप कभी स्टूडियो अपना समेटते हैं, कभी अपना पोर्टफोलियो ठीक कर रहे होते हैं, कभी आप हाँ जी। शफल करते हैं अपना आर्ट वर्क। तो कभी आपके साथ हाँ ऐसा हुआ कि कुछ काम जो लोगों को बहुत पसंद आया हो और आप उस हाँ काम को, उस सीरीज के काम को देखते हैं और वो हाँ काम देख के आपको ये लगा हो कि इस काम में उतना मजा नहीं आ रहा है मुझे, कि मुझे हाँ इसमें कुछ और करना है। तो कई बार क्या होता है कि काम हाँ आपको पुकारता है ना? तो आप बिल्कुल कोई भी आर्ट बिल्कुल वर्क करते हो, आर्ट वर्क कहता है कि मैं अभी इनकम्प्लीट हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ और दो। तो क्या बिल्कुल। आप ऐसी सिचुएशन क्या आपके साथ आई है, पहला सवाल। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई हो तो क्या आपने उस काम को रीटच किया, आपने उस काम को दोबारा छेड़ा? वो मतलब बिल्कुल। एक मैंने किया है ऐसा, और हाँ होता है मुझे। मैंने जैसे कई बार मैं अपने घर में पेंटिंग लगाता हूँ या स्टूडियो में कुछ पेंटिंग सामने रखता हूँ, तो वो देख के लगता है, वो काम बोलता है कि मेरे में कुछ और डालो। लेकिन एक बिल्कुल। तरीके से वो काम आप कंप्लीट कर चुके हो, एक कहानी, एक बात आपने जो कहनी थी वो आप कह चुके हो। तो आपको क्या लगता है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? अगर हुआ और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हुआ आपके साथ जहाँ पे आपको लगे कि जो आप शेयर करना चाहें, तो सुनना बिल्कुल। चाहेंगे उसके बारे में। देखिए हाँ बिल्कुल। देखिए अगर कोई काम अगर स्टूडियो में इन रोल फॉर्म में है और अगर उसको मैंने मेरे कभी इन पास्ट में भी चाहे वो मैंने 6 महीने पहले किया है, अगर मैंने मेरी तरफ से उसको ओके नहीं किया है या मैंने उसको टाइटल नहीं किया है या मैंने उसका फोटो खींच के कहीं अपलोड नहीं किया है या कुछ भी वॉटेवर जो भी मैंने उसके साथ किया है, मेरी तरफ से जब तक ओके नहीं हुआ है तब तक तो मैं उसको रिटच करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और अगर मुझे लगता है। लेकिन अगर कोई काम बिल्कुल फ्रेम आउट हो चुका है और वो गैलरी में जा चुका है या कहीं शो में जा चुका है या किसी भी तरीके से वो लोगों के सामने आ चुका है, तो कभी भी मैं उसको रिटच नहीं करता हूँ। ये मेरा एक माइनस पॉइंट भी है और एक तरह से मैं मेरे लिए खुद में और ये मेरे साथ हुआ है बाकायदा। एक बहुत अच्छी गैलरी थी जहाँ पर मेरा एक 4x5 फीट का एक आर्टवर्क था। लोग आते थे, अप्रिशिएट करते थे। 2 साल तक हम लोगों ने गैलरी वालों ने उसके ऊपर लाइट भी जलाई, खूब खर्चा भी किया लोग। और लास्ट में फाइनली गैलरी के ओनर ने खुद ने मुझे ये बोला कि शरद लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं लेकिन परचेज नहीं करते हैं। तो बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट करी मुझसे कि क्यों ना कुछ थोड़े से चार्मिंग कलर्स के, ब्लू कलर्स के कुछ स्ट्रोक्स अगर आप इस पे वापस थोड़ा सा देना चाहें तो मैंने उनको यही बोला। मैंने कहा मैडम आप एक काम करिए, आप इसको रहने दीजिए और इसको मैं इसी की फ्रेम पे आप दूसरा आर्टवर्क लगा के आप रख लीजिए और इसको मैं रोल फॉर्म में मेरे पास रख लेता हूँ। सडनली उनका, क्योंकि ऑब्वियसली वो ध्यान खींचता था और काफी लोगों को अच्छा भी लगता था, उन्होंने 1 वीक का टाइम और दिया कि चलो कोई बात नहीं शरद, छोड़ो अभी इस गोसिप को, 1 वीक का टाइम और देते हैं। 1 वीक बाद में ही वो सोल्ड आउट हो गया। तो कभी कभी ये चीजें होती है बट मैं रिटच जब फाइनल आर्टवर्क हो जाता है जो कि चाहे भले 10 साल पुराना हो, चाहे 6 महीने पुराना हो, चाहे 6 दिन पुराना हो, अगर मुझे ऐसा मेरी तरफ से वो ओके हो चुका है और इन फाइलिंग या जो भी डॉक्यूमेंट्स में जा चुका है, तो मैं उसको कभी उचित नहीं समझता उसको रिटच करना। मैं उस जिस जर्नी पे जिस गांव जाके आ चुका हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब नए शहर पे जाया जाए। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अब उस पे नहीं जाके नए ही काम पे ध्यान दूं। तो हाँ कभी जी। ऐसा भी हुआ कि आपने कोई काम किया जो आपके दिल के बड़ा करीब रहा, हाँ और बिल्कुल। और मतलब उस काम को देख के आपको लगा हो कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक जो चीज़ निकली है, ये काम बहुत सुंदर है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। और आप मान बिल्कुल। लीजिए कि क्या उसका बायर आ गया,
तो क्या आप उस सिचुएशन में उस काम को बेच देते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, ये काम तो मैं ही रखूंगा क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है और इसने मुझे एक नई ऊर्जा, एक नई जगह, एक नई डायरेक्शन ये मुझे दी। तो ऐसे में बिल्कुल। आपके एक द्वंद होता है, कई बार होता है ऐसा, तो हाँ जी। उसके बारे में हाँ आप कुछ कहेंगे? सर, मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा बड़ा इत्तेफाक है ये, और किसी मतलब सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है। एक बार मैं एक आर्ट कैंप के लिए पटना गया हुआ था, और वो 2008 की 9 की बात है ये, और उन दिनों मेरे काफ़ी आर्ट वर्क्स बिके भी थे। तो 2008-9 में जब मैं उधर से रिटर्न हो रहा था, तो मेरे पास में जो मोबाइल था उसकी बैटरी वैटरी कुछ डिस्चार्ज हो गई थी, और सेकंड स्लीपर में कोई चार्ज मैं कर नहीं पा रहा था। तो 2 दिन के सफ़र तक मैं फ़ोन उठा नहीं पाया, और इत्तेफ़ाक से एक आर्टवर्क था मेरा अंडर वाटर सीरीज़ का। वो आर्टवर्क किसी को उन्होंने मेरे से बिना पूछे सेल कर दिया, जबकि मैंने वो काम सिर्फ़ वहाँ इम्प्रेस करने के लिए रखा था। तो वहाँ से जैसे ही मैं आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि शरद जी, वो आर्टवर्क हमने एक सेल तो कर दिया है, और है ना, क्या कहते हैं, उसका बस एडवांस आना बाकी है, और ऐसा-ऐसा। तो मैं 2 दिन तक ये दुआ कर रहा था कि उसका एडवांस ना आए और वो सेल ना हो। तो ये ऐसा आज भी मेरे पास वो आर्टवर्क है, और मैं 2 दिन तक पहली बार, और जबकि 25,000 का आर्टवर्क था वो, और 2008 में बड़ी रकम थी मेरे लिए, 25,000 बहुत बड़ी या बात थी कि हाँ, 2008-7 में तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो मैं पैसे पे तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा था, और मुझे बार-बार दिल से ये कर रहा था कि मैं इतना सुंदर आर्टवर्क तो क्या पता बना नहीं आप पाऊँगा। आप आप तो मेरे साथ शेयर करिएगा वो आर्टवर्क, अब मैं देखना चाहूंगा हाँ, उसे। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैं तो देखना वो चाहूंगा। आर्टवर्क था, तो उसको फिर मैंने फाइनली, और वो रहा, और उन्होंने वो बेचा जो बेचा, जो उनकी गैलरी ओनर थी, वो दिल्ली में बैठे-बैठे उन्होंने वो मोबाइल से वो आर्टवर्क सोल्ड कर दिया। तो वो 2 जगह से वो अटक गया था एक ही समय में आर्टवर्क। तो बड़ा बचा वो, और बाय लक किस्मत से फिर बाद में मैंने रिक्वेस्ट करी, और मुझे बुरा भी लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आर्टवर्क इन लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, और बाद में क्या पता ये लोग सोचेंगे कि ये बहुत अभी से प्राउडली देना नहीं चाह रहा है, ऐसा-ऐसा। तो मैं वैसी चीज़ें नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने छुपते-छुपाते उस आर्टवर्क को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला। और एक आर्टवर्क तो कभी-कभी होता है कि आपकी किसी चीज़ को बनाए हुए आपको बहुत ज़्यादा दिल आ जाता है आपका उस चीज़ पे। हाँ, और ऐसे ही एक आर्टवर्क था मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा का, तो मैंने वो आर्टवर्क किया था, और उसकी गणेशा की जो एक आई बनी, एक ड्रॉप गिर गई थी गलती से, मेरी मेरी गलती से एक एक ब्लू कलर की ड्रॉप गिर गई थी, और वो आर्टवर्क के ऊपर इतनी खूबसूरत लग रही थी वो ड्रॉप, वो बहुत ही ब्रिलियंट ड्रॉप, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी की वाक़ई में आँख खुली हुई है और वो देख पा रहे हैं। तो इतना फीलिंग भरा आर्टवर्क था वो, और वो सोल्ड हुआ था उसके बाद में। उससे मुझे बड़ा वो लग रहा था, मैंने कहा यार बहुत ही सुंदर था वो सोल्ड हो गया था हालाँकि, बट होता है वेरी नाइस। कभी-कभी, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिल आ जाता है, और आप सालों आज मैं इन दोनों जो आर्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं आज 10 सालों में भी ऐसे खूबसूरत और इतना टचिंग आर्ट वर्क अभी तक शायद नहीं बना पाया हूँ, जितना कि मैंने उस समय महसूस आप किया था आप वो। आप ये शेयर करिएगा, और हम आने वाले में हाँ, कभी आपके शो में भी टाइम है तो हम ये दोनों आर्टवर्क जो है ये शेयर बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहेंगे, लोगों को दिखाना हाँ, चाहेंगे एक बिल्कुल स्टोरी ज़रूर। के साथ। दिस विल बी नाइस। बिल्कुल। हम अक्सर बोलते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ जी, हमारा आज 7वां किस्सा है, नील का 7वां किस्सा आज हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि शो नेवर एंड्स, और शो कभी बिल्कुल, ख़त्म नहीं होता। इट मस्ट गो ऑन ऑल द टाइम। एंड आपकी इस पर्टिकुलर टाइम से, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपकी कुछ मुझे मालूम है कि आप एक सेंसिटिव आर्टिस्ट हैं, एंड बिल्कुल। आपकी इस पर्टिकुलर टाइम से, ये लॉकडाउन टाइम से स्पेशली, हाँ, ये हाँ जी, आपकी अपनी क्या लर्निंग है? आपने इससे क्या सीखा? मैं ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, 2 लाइन में आपकी क्या हाँ। लर्निंग है? इसने, इस पर्टिकुलर टाइम ने आपको एज़ अ ह्यूमन बीइंग और एज़ एन आर्टिस्ट हुँ, कैसे चेंज किया? अगर चेंज किया, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे मैं हाँ, आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मेरा एक दोस्त है, वो घर से काम करता हाँ है। जी। तो मैंने उसे बोला कि हुँ, अरे लॉकडाउन हो गया, तो बोला मैं तो बहुत टाइम से लॉकडाउन में ही हूँ। तो उसको फ़र्क नहीं हुँ, पड़ा, बिल्कुल। है ना? हाँ, तो आप इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन अ, मतलब ऑन सीरियस नोट, आपको कैसा, मतलब आपकी क्या लर्निंग है इस टाइम से?
कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं देखिए आप इस चीज को? जैसे आपके उन दोस्त ने कहा, मैं आपको बताऊं कि लास्ट 10-15 ईयर्स से भी मैं आर्ट फील्ड में लड़ रहा था, सरवाइव कर रहा था, और मैं मतलब अपना हार्ड वर्किंग से लोगों के बीच में पहुंच रहा था। लेकिन जैसे पोल्यूशन कम हुआ है इस लॉकडाउन में, वैसे ही आर्ट फील्ड का भी काफी कुछ पोल्यूशन कम हुआ। तो इस वजह से जो मेरी रफ्तार थी वो लोगों को और ज्यादा नजर आ पाई। तो ये मेरे लिए हुआ है, और इस वजह से थोड़ा सा 10-20% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। तो ये एक गुड थिंग हुई। बाकी मैं पहले भी फ्रीलांस आर्टिस्ट था, अभी भी फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। काम में पहले भी रेगुलर कर रहा था, अभी भी मैं रेगुलर कर रहा था। हाँ, बट ये है कि अपडेशंस में मैं उस पोल्यूशन एयर में थोड़ा बीच में जिगजैग हो रहा था, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो, चाहे वो फेसबुक की फाइल्स हो। तो ये चीजें हो रही थी। और क्योंकि वो जितने भी लोग जो सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ के ही कुछ कर पा रहे थे, वो लोग इसमें थोड़ा सा कम हो गए। तो हम लोग, हमारी रफ्तार लोगों लग गई, तो हमने तो काम अभी, और ये तो अभी शुरुआत है। मुझे तो तमाम उम्र काम इसी रफ्तार से और इसी तरीके से ही करना है। तो ये एक अच्छी बात रही। हाँ जी। बहुत खुशी हुई आपके विचार सुन के। आज नील के 7वें किस्से का आज हम समापन यहीं पे करेंगे। और बिल्कुल। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शरद जी का साथ हमारा सिर्फ यहाँ तक का नहीं था और ना यहाँ तक का बिल्कुल। रहेगा। गैलरी आर्टिस्ट एंड आर्ट अवार्ड की तरफ से हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है जश्न राजस्थान, जिसमें शरद जी बिल्कुल। एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा आपको हमारी गैलरी के फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। और उसके बाद आप इन सब चीज़ों को जो हमारे एक हम जिस चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं उस डिटेलिंग के लिए आप वहाँ से सब जानकारी पा सकते हैं। और पूरा पर्पस इसका ये है कि राजस्थान में जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं और जो एमेचर आर्टिस्ट हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। क्योंकि बिल्कुल। वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत लोग अलग अलग जगहों पे हैं और हम्म। कहीं कहीं छुपे हुए हैं। तो हमें वो छुपे हुए लोगों को बाहर लेके आना है। और एक इंटरेस्टिंग प्लान है। धीरे धीरे बिल्कुल। ये और ज़्यादा बेटर शेप अप हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है शरद जी के थ्रू भी और मेरे अपने थ्रू भी कि राजस्थान बेस्ड जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब हमसे बिल्कुल। जुड़े और बिल्कुल। इसको और बड़ा बनाए। ये कम्युनिटी आपकी है, आर्ट कम्युनिटी आपकी है और ये शो हमारा बिल्कुल। चलता रहना चाहिए और शो चलता रहेगा। हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट शो जो है वो मिस्टर हेमराज, बहुत बड़े एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, गैलरी आर्टिस्ट जो यस। है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट शोज को जो है उनको लेके आ रहे हैं। और हेमराज जी और उसके बाद बाकी के कुछ और हैं आर्टिस्ट जो हमारे दिसंबर तक के हमारे लाइंड अप हैं। अब सोलो शोज की एक जो श्रृंखला शुरू हुई है वो के साथ साथ हम अपनी जो सीरीज है, जश्न सीरीज है, उसको साथ साथ प्रमोट करते रहेंगे। शेयर आर्ट शेयर स्माइल हमारा एक शो है जिसके अंदर हमने ऑल इंडिया शो, नेशनल लेवल का शो किया था। उस शो को हम आगे बिल्कुल। लेके आ रहे हैं। तो वर्चुअली बहुत कुछ हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि शरद जी के साथ जुड़ के एक पॉजिटिविटी जो हमें मिली वो बहुत बिल्कुल। अच्छी रही। एक जर्नी, एक जानने का उनको मौका मिला और वो बहुत अच्छा था। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी गैलरी की फाउंडर नंदिनी घोष, जो मेरी बहुत एक प्रिय मित्र हैं। बहुत टाइम से मैं मिल नहीं पाया हूँ तो मैं नंदिनी को मिस भी कर रहा हूँ। और उनके हस्बैंड विश्वजीत बिल्कुल। घोष, उनको भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ओके। वो बहुत, जब आप जाते हैं, जब उन आप उनसे उनको भी मिलते हैं तो वो उनको सब। भी सेशन से जोड़ना चाहिए था एक बार। मैं खुद भी। हाँ, हाँ जी। मिल अभी नहीं हम पाया हूँ जूम इसलिए। सेशन करेंगे तो फिर हम उसमें जोड़ेंगे। फेसबुक पे बिल्कुल। हमारा ये है बिल्कुल। कि एक टाइम पे एक ही आ सकते हैं। एंड हाँ जी। विश्वजीत घोष, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे अनसंग हीरोज हैं बहुत सारे लोग। डेजी नारंग का मैं एक थैंक यू करना चाहूँगा। वो मतलब अभिन्न हिस्सा है हमारे इस शो का। और मैंने अपने इंटर्न्स के बारे में तो आपको बता ही दिया था, अनंत और बिल्कुल। कृष्णा और अमन, ये तीनों बिल्कुल। लोग हैं अनकंडीशनली हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, दिल से चाहता हूँ बिल्कुल। लेकिन ले नहीं मेरी सकता हूँ। ओर से और भी मैं जो सभी है सभी को बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। और आपके सन जिन्होंने म्यूजिक से इस शो को चालू किया था, जो कि एक
शुरुआत का इनविटेशन था, वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी लोग, जिन लोगों से मैं नहीं भी मिला हूँ या नहीं भी जानता हूँ, उन जी सभी को मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और डेफ़िनेटली हम लोग अभी बहुत आगे जाने वाले हैं नीरज जी, और अगर ऐसा ही साथ और ऐसा ही कुदरत का साथ रहेगा, तो डेफ़िनेटली नील बहुत चीज़ बड़ा है और नील जी, महासागर तक भी हम लेके जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें धन्यवाद। अभी होगी जीवन में। जी, तो मेरी ओर से भी तो सभी को एक बार वापस बहुत शुभकामनाएँ और थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हाँ जी, आपसे हम फिर जुड़ते रहेंगे। और जैसे बिल्कुल। राजस्थान में जो आपकी भूमिका है, अब आपका ये शो खत्म बिल्कुल। नहीं हुआ है, आपके ऊपर ज़िम्मेवारियाँ और ज़्यादा आ हाँ, गई हैं। बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी तो कॉल्स और मैसेजेस भी आ रहे हैं जिनको मैं जी, कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी सारे जोड़ने की, तो जी। बिल्कुल उसमें भी पूरी भूमिका रहेगी। हाँ हाँ, जी, ये राजस्थान आपके पूरे दारोमदार पे है। और इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आपको बहुत-बहुत बिल्कुल, शुभकामनाओं के साथ गैलरी आर्टिस्ट की तरफ से और हमारी पूरी गैलरी आर्टिस्ट की टीम की तरफ से आपको भविष्य के लिए और शुभकामनाएँ। आप और ऊँचाइयों को छुएँ और बिल्कुल। स्काई इज़ द लिमिट एंड शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू, थैंक यू।